ATAGS के होते हुए भारत को किस वजह से किसी भी फॉरेन आर्टिलरी गन के बारे में सोचना नहीं चाहिए और रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये किस तरीके से आर्मी को एडवांटेजेस दिलाने वाला है। क्या भारत की तरफ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घूमने वाली यूनाइटेड नेशन की ऑब्जर्वर टीम के ऊपर फायरिंग किया गया है। रशिया की S-500 सिस्टम को अकेले डिप्लॉय करने के बदले रशिया किस वजह से इसको अपने S-400 सिस्टम के साथ जॉइंटली डिप्लॉय करने का प्लान कर रहा है। HAL की तरफ से अभी किस वजह से अपनी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वेरिएंट एक हाईली अपग्रेडेड सिविलियन वेरिएंट को बनाने की कोशिश कर रहा है। और अंत में पाकिस्तान की तरफ से अभी एक बार फिर से भारत के ऊपर पाकिस्तान में फॉल्स सर्जिकल स्ट्राइक को करने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ATAGS को लेके है। ATAGS को लेके हाल ही में एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आया था कि बैरल फटने के बाद भी दोबारा इसकी ट्रायल को शुरू किया गया है और इस बार की ट्रायल क्लियर होने के बाद इसे आर्मी में शामिल होने के लिए क्लियरेंस दे दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच इजराइल की एथॉस गन को आर्मी में शामिल कराने के लिए फॉरेन लॉबी भी एक्टिव हो चुकी है, जो कि हमारी इंडिजिनस सिस्टम को दबाकर फॉरेन इक्विपमेंट को इंडियन मार्केट के अंदर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर अभी DRDO के एक ऑफिसर ने बताया कि वर्तमान अगर 155 mm 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन्स की बात करें तो इस सेगमेंट में ATAGS दुनिया का सबसे बेहतरीन गन है और अभी इसको हमारे माउंटेन रीजन से लेकर राजस्थान में टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें सिर्फ इसकी हाई एल्टीट्यूड फायरिंग के दौरान ही इससे लगभग 2000 से ज्यादा राउंड फायर किया जा चुका है, जिसके अंदर ये एक ही बार भी फेल नहीं हुआ है। तो अभी बस एक ही बार इसकी बैरल फटने की वजह से इसको ब्लेम करना गलत बात है। अभी हमारी आर्मी में जो 1800 के आसपास टोड आर्टिलरी गन शामिल होने वाले हैं, उसके अंदर किसी भी फॉरेन गन्स को इम्पोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास ATAGS और धनु जैसे आर्टिलरी गन मौजूद है, जिसको अभी आर्मी में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में अगर हम कोई फॉरेन गन्स को खरीदने के लिए जाते हैं तो इसका सीधा असर हमारी खुद के डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर पड़ने वाला है। साथ ही जब हमारे पास बेहतर प्रोडक्ट भी मौजूद है तो उस सिचुएशन में बाहर से चीजों को इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे तो इसकी स्टैंडर्ड की बाकी गन्स 40 से 42 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, जबकि ATAGS आसानी से 48 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जो कि रियल वर्ल्ड कंडीशन में हमें दुश्मन को आउटगन करने में काफी मदद करेगा, क्योंकि दुश्मन की फायरिंग रेंज से बाहर रहकर भी हम उन पर एक्यूरेट फायरिंग कर सकते हैं। और चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए ये हमको काफी मदद करने वाला और स्पेशली वेस्टर्न फ्रंट में ये काफी घातक होने वाला है, क्योंकि इसे काउंटर करने के लिए अभी तक पाकिस्तान के पास कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। अगला अपडेट भारत, पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन को लेके है। पाकिस्तान की तरफ से अभी ये क्लेम किया गया था कि LOC के करीब जब यूनाइटेड नेशन की ट्रूप्स जा रही थी तो उनके ऊपर भारत की तरफ से फायरिंग किया गया था। यह हादसा चिरकुट सेक्टर में हुआ था, जहां पर यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स की टीम की व्हीकल के ऊपर गोलियां फायरिंग किया गया था और ये पाकिस्तान की साइड में मौजूद था। इसी बात को लेकर पाकिस्तान का ये क्लेम किया गया था कि भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स के ऊपर गोलियां फायरिंग किया गया था, लेकिन भारत की तरफ से इस बात को लेकर सीधा इनकार किया गया था कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से हमारे ऊपर जो एलिगेशन अभी लगाया जा रही पूरी तरीके से गलत है। इस हादसे के दौरान UN ऑब्जर्वर्स की टीम के व्हीकल को डैमेज जरूर हुआ था, लेकिन गोली लगने की वजह से हुआ था या किसी और कारण की वजह से हुआ था, इसका अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इस दौरान किसी को भी कोई चोट नहीं आई थी। वहीं पर यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी पाकिस्तान की इस क्लेम के ऊपर सीधे तौर पर इनकार किया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स के ऊपर भारत की तरफ से फायरिंग नहीं किया गया था। यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स के व्हीकल में आके कोई अनआइडेंटिफाइड चीज टकरा गया था, लेकिन ये क्या था ये पता नहीं चल पाया है और व्हीकल भी थोड़ा डैमेज हुआ था। लेकिन जहां तक इंडियन आर्मी की तरफ से फायरिंग करने की बात की गई थी, उन्होंने भी इस बात को लेकर पाकिस्तान के क्लेम को खारिज कर दिया है। अब हो सकता है कि उनकी गाड़ी में कोई चीज आके टकरा गया होगा, जो कि बुलेट भी हो सकता है या फिर कोई और नुकीला चीज हो सकता है, क्योंकि UN ऑब्जर्वर्स को अच्छे तरीके से पता होगा कि बुलेट लगने से किस तरीके का डैमेज होता है। या फिर भारत को ब्लेम करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोई साजिश किया जा रहा था, जिसमें वो खुद यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स की गाड़ी के ऊपर पत्थर या गोली से हमला करके इसमें भारत को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट रशिया की S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। रशियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की S-500 सिस्टम अभी सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर भी काम करने वाला है।
इनिशियली इसको यूनाइटेड स्टेट के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि वो अभी एक ऐसे सिस्टम को बनाने वाले हैं जो कि फ्यूचर में बनने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल को भी काउंटर कर सकेगा। ये रशिया की S-400 सिस्टम का एक एडवांस वेरिएंट है, जिसमें S-400 सिस्टम की 40N6 मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट तैनात किया जाएगा, जो कि 155 मील से भी ज्यादा दूरी वाले टारगेट को इजीली इंटरसेप्ट कर पाएगा। और रशिया अभी आगे चल के इनको S-400 सिस्टम के साथ जॉइंटली डिप्लॉय करने का प्लान कर रहा है। ये एक ही बार में 10 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता है और उनके साथ एंगेज हो सकता है। रशियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट को भी ये आसानी से मार के गिरा सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मिसाइल की स्पीड माक 9 या उससे भी ज्यादा होने वाली और ये माक 15.6 तक की स्पीड में क्रूज करने वाले टारगेट को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। रशिया के क्लेम के मुताबिक रशिया की मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम यूनाइटेड स्टेट की सिमिलर सिस्टम के मुकाबले काफी आगे। और अभी रशिया की S-500 सिस्टम की बात करें तो इसे रशिया मेनली एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है, जो कि उस हाइपरसोनिक टारगेट और मिसाइल खतरों को इंटरसेप्ट करने के लिए मदद करने वाला है। बाकी नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रशिया अपनी S-400 सिस्टम को इस्तेमाल करने वाला है और इसी वजह से रशिया इसे S-400 सिस्टम के साथ मिक्स करके डिप्लॉय करने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। वैसे ये बात पाकिस्तान की तरफ से पिछले कई दिनों से और कई जगह में बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से अभी पाकिस्तान के ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्लान किया जा रहा है और इसके बारे में इंडियन आर्मी की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि हमारा ऐसा कोई इरादा अभी नहीं है। लेकिन अभी फिर से पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी ने अबू धाबी में चल रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि भारत की तरफ से अभी उनके ऊपर कोई फॉल्स सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्लानिंग किया जा रहा है और ये सब अभी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा उनको बताया गया है। और ये सब करने के पीछे भारत का जो मेन एम है वो अपने डोमेस्टिक इशू से लोगों का ध्यान भटकाना है। अब ऑफिशियली भारत की तरफ से इस बात को लेकर अभी तक कोई भी काउंटर स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज की एक ऑफिसर अभिजीत मित्र ने बताया है कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से ऐसे क्लेम करने के बाद उन्होंने खुद सैटेलाइट इमेज को जाके चेक किया था और भारत की तरफ से अभी उनको ऐसी कोई भी अनयूजुअल मूवमेंट वहां पे देखने को नहीं मिला है। और बाकी ऐसे स्टेटमेंट और ऐसे क्लेम पाकिस्तान की तरफ से कई सालों से किया जा रहा है और जब भी उनको बयान देने के लिए कोई टॉपिक या फिर शब्दों की कमी दिखाई पड़ती है तो वो सीधा भारत के ऊपर कोई एलिगेशन लगा देते हैं, जिसका वास्तविकता के साथ बस उतना ही रिलेशन होता है जितना साहब महमूद कुरैशी जी का खाना खाने वाले ऑर्गन और हजम होने के बाद इसको बाहर निकालने वाले ऑर्गन के बीच होता है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से ऐसे क्लेम करने के बाद भारत की तरफ से नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी इसको चेक किया गया था, जिसमें कोई भी हरकत देखा नहीं गया है। लेकिन एक बात जरूर है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर सूरों की मदद से कोई हमला करने की कोशिश किया जाता है तो उसके बाद भारत की तरफ से उनके ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई भी हरकत हमारी तरफ से नहीं होने वाली है। बाकी पाकिस्तान को ऐसा लगने का एक और वजह यह भी है कि अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में दोबारा से सूरों की प्रोडक्शन फैक्ट्री को एक्टिव किया जा चुका है और यहाँ पर अभी सूरों की नई खेती की गई है और इसी वजह से उनको शायद डर लग रहा है कि भारत कोई एडवांस एक्शन लेने वाला है। अगला अपडेट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा आज 3 अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट को हमारे तीनों सेनाओं की चीफ्स को हैंडओवर किया गया है। इन सभी सिस्टम को DRDO की तरफ से बनाया गया है और इसमें नेवी को DRDO की तरफ से डेवलप किए गए IMSS सिस्टम यानी कि इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम को दिया गया है। ये एक तरीके की सॉफ्टवेयर है जो कि नेवी को रियल टाइम ग्लोबल मैरीटाइम डाटा दिखा सकता है। साथ ही इसकी मदद से नेवी अपनी मैरीटाइम प्लानिंग और एनालिटिकल कैपेबिलिटी को और भी बेहतर कर सकता है। एयरफोर्स की बात करें तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार भदौरिया जी को अस्त्र मिसाइल को हैंडओवर किया गया था, जिसका मतलब ये कि अभी से इंडियन एयरफोर्स से इसको फुली ऑपरेशनल किया जा सकता है। वहीं पर आर्मी को बॉस यानी कि बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम को हैंडओवर किया गया, जो कि एक ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम है और इसे अभी मेनली LOC में तैनात किया जाएगा। अगला अपडेट HAL की तरफ से। HAL की तरफ से एक अपडेट के मुताबिक HAL की तरफ से अभी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वेरिएंट में कुछ मेजर अपग्रेड और चेंजेस करने का फैसला किया गया है और ये ध्रुव हेलीकॉप्टर की सिविलियन वेरिएंट है। HAL अभी इसकी एक अपग्रेडेड सिविलियन वेरिएंट को बनाना चाहती है, जिसे शायद वो आगे चल के VVIP यूज के लिए इस्तेमाल या फिर ऑफर करना चाहते हैं। इसमें अभी HAL की तरफ से 7 मेजर मॉडल को शामिल करने का फैसला किया गया, जिसमें पहले तो वो इसमें एक मॉडर्न ग्लास कॉकपिट सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इसमें एक ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा और इसे क्रैश वर्दी बनाया जाएगा, यानी कि अगर ये कभी भी किस कारण की वजह से क्रैश हो जाता है तो इसमें मौजूद सभी पैसेंजर को बेहतर सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सकेगा।
HAL की स्टेटमेंट के मुताबिक अपग्रेड्स को करने के लिए पहले जो डेमो तैयार किया गया था उनको इंस्टॉल करने के बाद इसकी पहली ग्राउंड ट्रायल को 16 नवंबर को कंडक्ट किया गया था। और अभी HAL की तरफ से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ टाई अप करके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की सेकंड प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है ताकि इसकी प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज किया जा सके। अभी इसे सिविलियन मार्केट में ऑफर करने से पहले इसको DGCA की तरफ से सर्टिफिकेशन मिलना भी काफ़ी ज़रूरी है और उसके बाद जाके इसको सिविलियन यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। वैसे अभी इसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ONGC, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे चल के इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है और इसी वजह से HAL की तरफ से इसको अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।